चलिए शुरू करते हैं फिफ्थ ट्यूटोरियल। तो लास्ट टाइम हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स किए थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में सीखा था। कैसे एंड को दोनों तरफ ट्रू चाहिए होगा तभी वो ट्रू आउटपुट में देगा, और को बस एक ट्रू चाहिए तभी वो ट्रू दे देगा। मतलब दोनों बार फॉल्स में वो नहीं देगा, राइट। तो जो हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एक और होता है, नोट की बात पहले भी करी हुई है। इसका नाम लॉजिकल नोट होता है, एबीसी के अंदर आता है, जो कि इन्वर्ट कर देता है बुलियन वैल्यू को। ठीक है, तो फॉल्स का ट्रू कन्वर्ट कर देगा और ट्रू को फॉल्स। ठीक है, तो इसको लॉजिकल नोट बोलते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है, अब हम फाइनली अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स करने वाले हैं। दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इफ एल्स और स्विच। सबसे पहले इफ एल्स करेंगे, उसको करने के मतलब इसी एक ही स्टेटमेंट लिखने के तरीके काफ़ी होते हैं। तो सबसे सिंपल सिंटेक्स जो होता है पहले भी बताया हुआ, जो कि इफ देन आपकी ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन और फिर आपका कोड और फिर सेमीकोलन से आप खत्म कर देते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू पे वैल्यूएट होती है तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मोर कॉमन जो आपने देखा होगा वो ये होता है कि कोड को मतलब आप कंडीशन खत्म होने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हो, जिससे क्या होता है हम एक साथ पूरा मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे कितनी मर्जी लाइन लिख सकते हैं, फिर वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो यही बहुत ज़्यादा कॉमन ये है। अगर आपको सिंगल कोड भी लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मतलब वही बात है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हम इसके बिना लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। और लास्ट आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो अगर आप सिर्फ कंडीशन को बढ़वाना चाहते हो। फॉर किसी बात बताया भी है, मतलब बहुत कम केसेस में इसका यूज होगा, तो फिर मैं से बता रहा हूँ। जिसे बोलते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट, मतलब एम्प्टी कोड। इसको आप कभी भी मतलब ऐसी किसी भी जगह पे भी आप ऐसे खाली ऐसे एम्प्टी कोड भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन हो गए, वन लाइन कोड, मल्टी लाइन कोड और एम्प्टी कोड। ठीक है, तो फिर चलो इसका जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट इसकी। दिखा देता हूँ मैं क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपको कंडीशन लिखनी है। यहाँ पे कंडीशन कई तरीके से लिख सकते हो आप। मेनली मैथमेटिकल वो वैल्यूएट होता है, मतलब इक्वालिटी कह लो अपनी, या कुछ कह लो, इक्वालिटी या कंपेरिजन। ठीक है, तो मैं इसमें ब्लॉक कोड लिख सकता हूँ अपना, console.log फर्स्ट टाइम ठीक है, तो अब अगर मेरा ये इक्वालिटी सही होगी तो ये ट्रू पे वैल्यूएट होगा। जब ट्रू पे वैल्यूएट होगा तो इफ जो है मेरा वो उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, सेव करना भूल गया था मैं, सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आ गया, तो बताया हुआ है। अगर अभी अब ये फॉल्स होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो मैंने स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का इस्तेमाल किया, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, डबल इक्वल नहीं देखता टाइप्स के बारे में, सिर्फ अंदर की वैल्यू देखता है। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है रियलिटी में, तो बट ट्रिपल इक्वल वो स्ट्रिक्ट होता है और मतलब टाइप भी देखते साथ साथ वैल्यू के। तो ये तो था बेसिक अपना ही होगा। अब बात करते हैं एल्स की। तो एल्स का क्या काम होता है, एल्स के अंदर जो मैं ब्लॉक लिखता हूँ कोड, उसका वो कब एग्जीक्यूट होता है तो देख लेते हैं। एंटर एल्स, राइट। तो फॉल्स पे वैल्यूएट है मेरा, तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई पुराने वाला, लेकिन मैंने एल्स ब्लॉक को लगा दिया तो क्या हो गया, तो मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। फॉल्स के केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अगर ट्रू का केस हुआ पुराने वाला सही, तब नहीं होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब होता है इसका कि अगर आप चाहते हो कोई अपनी इस तरह की स्टेटमेंट डालनी जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट हो, तो आप उसको एल्स में डाल सकते हो। पढ़ने में भी समझ आता है। अगर इफ दिस देन, मतलब अगर ये सही हो तो ये करो, वरना एल्स मतलब वरना होता है, वरना ये करो।
ठीक है। बेसिक मेन मेन बात यह है कि ये दोनों ब्लॉक ऑफ कोड सेम टाइम पे कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि इवन तो आपने एल्स के अंदर कोई कंडीशन, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं लिखी है, इसी कंडीशन ऊपर वाली कंडीशन ही है, ठीक है। इसका कंडीशन ये है कि ऊपर वाली कंडीशन फोर्स हो जाए, बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी केस में ये दोनों आपके कोड्स साथ में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, ठीक है। बट मैं ये बात बोलते रहा हूँ, इस पर फोकस भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आप छोटा वैसे समझ सकते हो कि बेसिकली ये दोनों दो ब्रांच में बढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ और एल्स जो है मेरे कोड को दो ब्रांच में बांट देता है, ठीक है। मतलब एक मेरी मेन ब्रांच चलती आ रही है, एक इंटरप्रेटर जो मेरा इंटरप्रेट करते आ रहा है उसको, ठीक है। लेकिन जैसे अगर उसको इफ और एल्स साथ में मिलते हैं तो दो ब्रांच बढ़ जाती है, एक इफ की होती है, एक एल्स की, ठीक है। तो वो पहले इफ पे जाएगा, अगर मतलब स्टार्ट में कोशिश करेगा इफ पे जाने की, कंडीशन सही हुई तो वो वहां से पहुंच जाएगा, मतलब उस पूरी ब्रांच को स्किप कर देगा और फिर अगले पे हो जाएगा। बट अगर उसको वो फॉल्स मिली तो फिर वो एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे बात है, एक ही बंदा है तो दो रास्तों पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस ब्रांच को आप थोड़ा विजुअलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि आगे हम एक के अंदर एक वो लगाते हैं तो पता होना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात जो क्या है कि वो इसके अंदर घुसा ही नहीं, क्योंकि वो मतलब ये पूरी की पूरी कोड दूसरे ब्रांच के अंदर है। तो एक होता है कि एग्जीक्यूट करना और एक होता है सिर्फ रीड करना, बेसिकली मतलब उसको ऊपर जाके वो पढ़ ही ले, तो मतलब अंदर घुसता ही नहीं है तो पढ़ता ही नहीं है उसको। तो इसके अंदर अगर आप ऐसा भी कोई काम करते हो जो बेसिकली इसे बोलते हैं कि मतलब किसी वेरिएबल से छेड़छाड़ कर सकते हो, मतलब कंसोल डॉट लॉग तो आपका एक एक्सटर्नल ऑपरेशन होगा ना, जो आपको रिजल्ट देता है बाहर, लेकिन आप सिंपल एक साइड इफेक्ट जिसे बोलते हैं वैसे किसी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, तो मतलब बेसिकली इसके अंदर घुसता ही नहीं है, वो पड़ेगा ही नहीं उसको। आगे दिखा दूंगा मैं अभी इसको, और वेरिएबल्स के इस्तेमाल में क्या बात कर रहा हूँ मैं, व्यू प्लस प्लस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है फेल्स। अब इसको आप इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं बेसिकली। तो अब एक और बात, ठीक है, और एक से ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब सपोज मैं इसी प्रोग्राम को एक नए तरीके से लिखता हूँ, इफ ठीक है, जो मैंने बजाय कि एल्स के इफ का इस्तेमाल किया और सेम वही कंडीशन ऊपर वाली डाल दी, राइट। बस उसका मैं उसका अपोजिट कर दूंगा। अपोजिट कैसे, नॉट इक्वल लगा दो, ठीक है। या तो आप नॉट इक्वल यहाँ लगा, मतलब इस बेसिकली इसको आपने नॉट इक्वल वाले में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिक्ट नहीं है ना, सही वाला है। या फिर आप इस पूरे उसके बाहर नेगेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं वही काम कर देता हूँ ताकि अपना आपको वो लॉजिकल नोट भी यूज करना आ जाए, जैसे मैंने कराया हुआ वाले, ठीक है। ब्रैकेट में डालने की जरूरत भी नहीं थी, बस थोड़े उसके लिए कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली जो भी इसका अंदर आएगा आगे उसको ये वाला ऑपरेटर मिलेगा और उसका वो कर देगा, ठीक है। सो ठीक है, अब सेम यही काम हो रहा है, ऊपर वाली सेम कंडीशन यहाँ पे लिखी है मैंने, नीचे वाले में वही कंडीशन दूसरे पे करके लिखी है, ठीक है। तो वही बात होगी इसमें भी, किसी भी कारण ये दोनों कोड नहीं एग्जीक्यूट हो सकते एक ही टाइम पे, क्योंकि कंडीशन दोनों की कंप्लीट की अपोजिट है, ओवरलैप ही नहीं होगा कंडीशन में कभी भी, इक्वालिटी कंडीशन है, ओवरलैप वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है इसमें, एक तो फिजिकल डिफरेंस क्या आपको लिखना पड़ा ऑब्वियसली, वो तो है ही। बट दूसरा डिफरेंस है कि इसमें ब्रांच नहीं बटी है, ठीक है। इसमें ब्रांच नहीं बटी है, दोनों ही इफ सेम ही ब्रांच के ऊपर है, ठीक है। सेम ही ब्रांच के ऊपर है और ऑलमोस्ट डिफरेंट कोड है, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब दोनों एक सेपरेटेड है एक दूसरे से। हालांकि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, इसके अंदर कितना मर्जी स्पेस डाल सकता हूँ, ठीक है। स्पेस आप एल्स के बीच में भी डाल सकते हो, फिर एल्स के बीच में, बस बीच में कुछ नहीं डालना आपको, ठीक है। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट ये दोनों बिल्कुल ही अलग वो है। तो इंटरप्रेटर आएगा, पहले इस पे देखेगा, इसको अगर ट्रू मिला तो फिर अंदर जाएगा, वो काम करेगा, फिर इस पे आएगा, फिर इसकी कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। और मतलब चाहे ऊपर वाला उसको पता थोड़ी नहीं, उसको नहीं पता इस समय एल्स और इफ तो लिंक्ड होते हैं,
मतलब इस तरह से ये दोनों लिख रही है, तो उसको पता नहीं है कि इसकी जो वो है कंडीशन उसके डायरेक्टली अपोजिट है। अगर ऊपर वाली ट्रू है तो मुझे इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, तो लेकिन वो चेक करेगा, तो ये डिफरेंस होता है, ये दोनों सेम ही ब्रांच होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसके आगे और इफ लगा सकता हूँ, मतलब इस तरह से आप नेक्स्ट कर सकते हो और अपनी, ठीक है, उसके और अब आपको ऑब्वियसली मैं ये मतलब कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये जो काम करना चाहते हो कि अगर एक सही हो तो ये करो, तो ऑब्वियसली इफ एल्स का इस्तेमाल करो आप इसमें। ठीक है, ठीक है, बट आप बेसिकली ऐसे अपने नेक्स्ट कर सकते हो और अलग अलग कंडीशन डाल सकते हो उसमें, तो वो आएगा, हर एक को चेक करेगा और उसको उस हिसाब से उसका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस तरह से सबका अपना कोड अपना अपना कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसे इस तरह से 3 4 इफ हो तो उसके बाद मैं एल्स लगाता हूँ। ठीक है, तो ये जो एल्स है ये किसके लिए, मतलब किसके साथ कनेक्टेड है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी टू आंसर। जो इसके सबसे ऊपर इफ है उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। ठीक है, मतलब ये एल्स और ये इफ कनेक्टेड है, और मतलब ये दोनों इफ अलग है और ये दोनों इफ एल्स कनेक्टेड है। सो बेसिकली ऊपर से आपकी ब्रांच आई, उसको फिर ये मिला, उसी ब्रांच पे उसको ये मिला, अब जब इस पे पहुंचा तब उसको 2 ब्रांच बढ़ती हुई दिखी। ठीक है, तो वो इन तीनों के कोड को चेक करेगा बट एल्स के अंदर नहीं चेक करेगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, तो हमारी सही थी, तो 3 4 आ गया, एंटर डायल, चलो उसने घुसाई नहीं। ठीक है, और ये वाला गलत है, इसलिए भी नहीं काम होगा। तो ये काम होता है अगर आपने 3 से 4 मतलब, ठीक है, तो इस हिसाब से आप एल्स कर सकते हो, मतलब जो एल्स के ऊपर वाला है वो सबसे पास जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इफ एल्स आप इसके अंदर मतलब उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, बट अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ टचअप ही हुआ है। अब देखते हैं एक और तरीका, मतलब ये नेस्टिंग नहीं थी, नेस्टिंग है ही नहीं है, नेस्टिंग मतलब एक अंदर है, तो बस मैंने साइड साइड साथ साथ लगा दिया। अब हम नेस्टिंग पे काम करते हैं, तो नेस्टिंग में क्या होता है, ऊपर ही दिखा देता हूँ। नेक्स्ट का क्या है, पहले अपने को एक प्रॉब्लम बढ़िया से ले लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो ऊपर भी बना हुआ है, दोबारा से कर लेते हैं। सपोज मुझे अपने इनपुट लेके यूजर से अपने नंबर्स को साइज के हिसाब से डिवाइड करना है, बहुत बेसिक काम। तो एक फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको साइज, ऊपर भी सेम ही बनाया हूँ, लेकिन मैं इसको बंद खत्म कर देता हूँ। ठीक है, साइज नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन नहीं पढ़े हैं आपने, पढ़े मतलब इंट्रोडक्शन तो दी है मैंने, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं, इसमें समझ आ जाएगा, बल्कि इसमें रियलिटी में आपको यूज पता चलेगा फंक्शन का क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन बनाना है मुझे, तो फिर वही बनाते समय नाम दे दिया आपने उसको, साइज मेरा फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है, फिर डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन है। अच्छा, अब मुझे उसको देखना है कि कितने उसके साथ यूज करता है वेरिएबल, मतलब कितने आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन काम करता है, बेसिकली ये होता है आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ फंक्शंस बिना किसी आर्ग्यूमेंट के भी काम करते हैं, कुछ फंक्शन मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी यूज होते हैं। तो अपने को हम मेरे को पता है कि एक नंबर देना है तो मुझे उसका डिसाइड करना है, तो मेरा सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, तो उसका नाम देना है मुझे, वो मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसका मतलब रीडेबल के लिए एक सही सा नाम दो ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे, वरना कैसा भी बेटा बेटा नाम दे सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता। बस उसका यूज मतलब आपको बस फंक्शन के अंदर इसका सेम यही नाम यूज करना है, बस ये ध्यान रखना है, और पोजीशन का ध्यान रखना है अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाए। ठीक है, तो मैंने पीओ करके अपना पीओ नंबर ही कर देते हैं ऑफिस। ठीक है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अब ये आई फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो वो मुझे नम देगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ उस हिसाब से अपना वही करूँगा। इफ नम लेस देन 10, ठीक है, कंसोल लॉग लगे हाथ, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं टेम्पलेट एडिटर्स का।
वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूँगा मैं वापस उसी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं टेम्पलेट का बताया हुआ है। मतलब बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बैकटिक्स टैब के ऊपर होता है आपका बटन। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने कंसोल डॉट मेरे उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप करते समय अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल का इस्तेमाल करना। तो जो भी वो वेरिएबल का जो भी नाम हर बार हिसाब से चेंज होता रहेगा, उस हिसाब से मेरा प्रिंट किया हुआ मैसेज भी चेंज होता रहेगा क्योंकि मैंने उसके अंदर वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, नम इज स्मॉलर देन 10 प्रिंट हो जाएगा अगर ये सही हुआ तो। ठीक है, वरना या फिर एल्स। ठीक है, अगर नहीं हुआ ऐसा एल्स। अब इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब मुझे और आगे 10 से कम करने में बांट देते हैं, 10 से 20 के लिए और 20 से बड़े वालों के लिए। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, वापस से मुझे 2 हिस्सों में बांटना है तो उसको भी मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका हुआ ये कि मैं एल्स के अंदर गया। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं अगर मैंने इसके अंदर इफ डाल दिया तो अब मेरी नेस्टिंग शुरू हो गई। ठीक है, अब मैंने इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन डाल दी है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, आप कर सकते हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा नम इज ग्रेटर देन 10 एंड नम इज लेस देन 20। ठीक है, और फिर ये उसकी कंडीशन आ गई। तो कंसोल डॉट रो सेलेक्टेड num is this time greater than 10 and less than 20। ठीक है, और मैं एल्स के अंदर एल्स डाल देता हूँ। एल्स console dot num is greater than 20। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अपना सारा कोड। ठीक है, अब देखते हैं, अब समझाता हूँ, नाम से लिख लिया मैंने। तो क्या हुआ, नंबर उसने हमने नंबर लिया यूजर से। तो सबसे पहले कंडीशन मिली उसको इफ नम लेस देन 10, तो ये करो। तो अगर नंबर हमारा 10 से छोटा हुआ तो ये प्रिंट कर देगा। फिर एल्स में गया हो, मतलब अगर ये फॉल्स हुई फिर वो एल्स में जाएगा। मतलब अगर नंबर 10 से बड़ा हुआ तो वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाकर अब एल्स के अंदर घुसा हो तो उसको फिर दो मतलब कोड उसको एग्जीक्यूट करना था, लेकिन जैसे कोड मतलब एग्जीक्यूट करने लगा उसको पहला वर्ड मिल गया है। फिर उसने कंडीशन पड़ी कि 10 से बड़ा हो 20 से छोटा हो तो अब ये करो वरना ये कर दो। ठीक है, तो अब ब्रांच के हिसाब से समझूँ मैं तो, क्योंकि ये वाला इफ ये एल्स लिंक्ड है तो मतलब ये दोनों ब्रांच है, तो मेरा जो इंटरप्रेटर आया उसको 2 ब्रांच मिल गई, ये फॉर एल्स। ठीक है, दूसरी ब्रांच के अंदर जब वो जाता है तो वहाँ पे उसको फिर 2 ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, तो आपकी 2 ब्रांच है जिसमें दूसरी ब्रांच थोड़े कदम के बाद दोबारा से 2 ब्रांच में स्प्लिट हो रही है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ थोड़े कदम के बाद, मतलब एल्स के अंदर जाने के बाद, क्यों, क्योंकि फिलहाल मैंने नहीं लिखा है मैं इसके अंदर क्योंकि स्पेस है खाली, तो वहाँ पे भी कोड एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ एंटर कर दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। एल्स के अंदर घुसा है वो, इफ से पहले उसको ये मिल गया तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। इसको कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरह का कोड मैं इस ये जो मैंने अब प्रेजेंटेशन किया है इसके अंदर मैं इस तरह से कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, जो जिसको कोई कंडीशन नहीं बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मुझे इस तरह का स्पेस मिले जिसमें मैं ऐसा कोड लिख सकता हूँ जो कि हर बार एग्जीक्यूट होना ही है अगर एल्स के अंदर घुस गया तो। ठीक है, अगर ऐसा करना तो आप ये कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका ये होता है चीज पेपर तरीके से लिखने का कि मैं इसको बाहर लगा दूँ एल्स से इसका इस्तेमाल कर दे। ठीक है, और ये मैं अपनी पूरी कंडीशन यहाँ से उठा के बाहर रख दूंगा, राइट। और इसको खत्म कर देते हैं, एल्स सिर्फ
ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हो गया होगा। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस क्या हुआ उसमें, पहले बार इफ अंदर था, अब एल्स के बाद ये इफ है। ठीक है, तो बस अब ये डिफरेंस है कि अब एल्स के बाद ही कंडीशन लगी हुई है, तो ये एल्स और इफ सॉर्ट ऑफ जुड़ चुके हैं एक तरीके से, कोई स्पेस नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो एल्स के बाद जाते ही उसको दो ब्रांच मिल जाती है, तो या तो वही एग्जीक्यूट कराएगा या फिर अपनी केवल एग्जीक्यूट कराएगा। अब आप ऐसा कोई कोड नहीं लिख सकते, जगह ही नहीं है आपके पास लिखने के लिए, भाई जो कोड किसी भी हालत में एग्जीक्यूट हो ही रहा है। ठीक है, बेसिकली ये बात है। पिछले वाले में अपने को हल्का सा स्पेस मिल रहा था बेसिकली। ठीक है, एल्स के अंदर घुसता है वो, और फिर उसके बाद उसको इफ एल्स करके मतलब जो भी कोड मिलना होता है उसको मिल जाता है। अब क्या है, एल्स पढ़ा उसने, साथ ही उसने इफ पढ़ लिया। ठीक है, तो एल्स इफ तो मतलब कीवर्ड ही होता है एल्स और इफ एल्स को एल्स इफ मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट्स बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरह से आप नेस्ट कर सकते हो। अब इसको आपके पास ये दो दो तरह के ऑप्शन है। ठीक है, अब यही सेम काम मैं इफ करके भी कर सकता हूँ। इफ नम लेस देन ये, इफ नम दिस, इफ मतलब तीनों कंडीशन इफ में डाल के कर सकता हूँ। डिफरेंस यही है कि वो तीनों एक ही ब्रांच में होंगे, और अगर मतलब पहला एग्जीक्यूट हो भी गया तब भी बोला वो दूसरे को ट्राई करेगा और तीसरे को ट्राई करेगा। इसमें यह अगर पहला हो गया तो देखेगा ही नहीं एल्स की तरफ, ब्रांच दूसरी है वो। और अगर एल्स के अंदर जाकर वो उसको इफ मिल गया तो इस वाले एल्स की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, बट अब इसका वो क्या, चलो एक बार टाइप तो कर देता हूँ। फंक्शन बनाया मैंने, इसका फंक्शन का भी काम दिखा देता हूँ, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। तो बस उसके नाम से कॉल होता है फंक्शन। ठीक है, और जो मैंने आर्गुमेंट दिया उसको बोल देगा इसको कोई आर्गुमेंट दे दो भाई नाम। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं डाल देता हूँ फटाफट, और ये बस मेरी सिंपल कॉल होती है। सिंपल उसको उसको आर्गुमेंट दे देना एक, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो क्या 6, 15 और 25 दे देते हैं, उस हिसाब से मेरे तीनों प्रिंट हो जाएंगे, तीनों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो 6 वाला यहाँ पे आके रुक जाएगा, 15 वाला यहाँ पे आके, और 25 वाला यहाँ पे। ठीक है, 6 स्मॉल देन 10, 15। ठीक है, उस हिसाब से उसने हर एक इंस्टेंस के हिसाब से उसने अपना वेरिएबल भी चेंज कर लिया। ठीक है, हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि वो मतलब वो बातें क्यों बता रहा था कि वो उसको पढ़ता ही नहीं है वगैरह वगैरह। पहले भी इसका इस्तेमाल एंड के तौर पर भी आपको बताया था कि अगर उसको पहले ही फॉल्स मिल जाता है तो दूसरे की तरफ देखता भी नहीं है, मतलब क्योंकि एंड को तो दोनों तरफ ट्रू चाहिए ना, उसको पहले ही फॉल्स मिल गया तो इसको मतलब नजर भी नहीं मारता है मतलब। ठीक है, एक होता है रीड करना, रीड भी नहीं करता है। ठीक है, कि ऐसा ही केसेस में होता है, अगर उसको पहला ही ट्रू मिल गया, अगर एक की स्टेटमेंट ट्रू मिल गई तो वो एल्स की तरफ देखेगा ही नहीं। वो जो रीड करने का क्या काम होता है, ऑब्वियसली बात है वो एग्जीक्यूट तो नहीं कराएगा लेकिन कंडीशन पढ़ लेगा। तो अगर कंडीशनल में मैं ऐसा कुछ काम कर दूं, कोई ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दूं जो कि चीज़ों को चेंज कर दे, तो उससे उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो देख लेते हैं कैसे। जैसे अगर मैंने ऐसा काम कर दिया कि इफ तो उसको हर हालत में करना ही करना है एग्जीक्यूट, तो अगर मैंने इसमें ऐसे काम कर दिया, ठीक है, तो ये प्लस प्लस नम इज लेस देन 10, तो ये मेरा प्री इंक्रीमेंट हो गया, मतलब नम को एक नंबर बढ़ा देगा, उसके बाद वो चेक करेगा। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ वही सेम 6, 15, 25। ठीक है, तो 7, 16, 26 आ गए। ठीक है, 7, 16, 26। ठीक है, वो तीनों चीजें प्रिंट हो गई, मतलब तीनों चीज होगी। बंदे ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ 7 होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 7 ही इसके अंदर वो होता है। ठीक है, बट क्या है, उस कंडीशन तो उसको पढ़नी है ना, तो कंडीशन उसने पढ़ी, कंडीशन पढ़ी, उसके अंदर मैंने इस तरह का कोड लिखा हुआ है, प्लस प्लस नंबर सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला ऑपरेटर लिखा हुआ है, जो कि मतलब ऐसा काम कर देता है। तो उसने उस पर एग्जीक्यूट करा दिया। अब आपको इसका प्रॉब्लम जानना लगती हो, ये सबसे ऊपर लगाया, अगर सपोज मैं यहाँ लगा, ठीक है, अब वो सिलेक्टिव केसेस में करेगा। ठीक है, अब जब उसको एल्स में घुसना होगा तभी करेगा, मतलब 6 पे नहीं करेगा, 15, 25 पे करेगा। ठीक है, 16 और 26 कर दिया उसने उसको। राइट, वही बात है कि 6 पे क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि वो मतलब उसने उस कंडीशन को तब तक को नहीं पढ़ा, कंडीशन तक को नहीं पढ़ा, तो उसको प्लस प्लस ऑपरेटर कभी दिखाई नहीं। राइट, तो एल्स के मतलब वो बाहर से भाग गया, बस ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारी इफ स्टेटमेंट, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और यही फंक्शन मैंने पहले भी बनाया हुआ था इसके साथ।
बस इसमें क्या डिफरेंस है, बस नाम वेरिएबल का चेंज किया हुआ है मैंने। बाकी सब कुछ है। अब आ जाते हैं स्विच के ऊपर। ठीक है, सेकंड जो है हमारी कम यूज होती है बेसिकली, मतलब इफ एल्स काम चला ही देता है, बट स्विच के भी मतलब कुछ केसेस में स्विच आसान रहती है यूज करने में, और पता चल जाएगा अभी आपको। तो स्विच का सिंटेक्स की बात करूँ तो जैसे इफ एल्स का इस्तेमाल होता है वैसे इसमें भी कीवर्ड्स होते हैं। स्विच, फिर आपका आता है वेरिएबल। ठीक है, इसमें आप कोई वेरिएबल डालते हो, कोई लेफ्ट हैंड वैल्यू डालते हो, कोई ओपन डालते हो, मतलब क्या होता है पता जाएगा, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर कोई वेरिएबल का नाम मतलब जी के डाल दिया मैंने। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद हमारा पूरा कोड ब्लॉक इस्तेमाल होता है उसका। इसके अंदर डालते हो आप केसेस। ठीक है, केस डालते हो। उसके बाद वो वैल्यू के साथ डालते हो, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2। ठीक है, और उसके अंदर अपना कोड लिखते हो। फिर उसके बाद आप ऑप्शनल है कि आप ब्रेक डाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। करता क्या स्विच, जो आप वेरिएबल डालते हो उसको मतलब उठा लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और फिर क्या करता है अपने कोड के अंदर जाकर हर केस की वैल्यू के साथ उसको इक्वेट कराता है। ठीक है, जिसके साथ उसने इक्वेट हो गया उसको वो कर देगा एग्जीक्यूट, जिसके साथ नहीं हुआ उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे एक मतलब बनाया स्विच, उसको जी के वेरिएबल दिया, उसके अंदर केस रखे 11, 12, 13। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने उसको वो दे दिया। ठीक है, और फिर डाल दिया। ठीक है, जो जो बातें अभी ब्रेक डिफॉल्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसको फिर जीके की मैंने 12 रखी, तो उसने क्या किया वो समझते हैं। उसने 12 को उठा लिया। ठीक है, फिर 12 को 11 के साथ इक्वेट कराने की कोशिश करी, फॉल्स आया तो उसने छोड़ दिया इसको। तो फिर 12 12 के साथ इक्वेट हो गया तो उसने इसको प्रिंट करा दिया। फिर 12 13 के साथ इक्वेट कराया और वो नहीं हुआ तो इसको भी छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो फिर 12 दिया था, तो वो आएगा मेरा console.log वेरिएबल इज 12। ऊपर का भी वो हो गया है, इसको मैं उठा के नीचे रख लेता हूँ, नीचे लूप चला हुआ है ना। ध्यान से समझना इन स्टेटमेंट्स को, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है और थोड़ा मतलब प्रैक्टिस से इनका समझ आता है। मेन बात यह है कि मैकेनिज्म समझ जाओ तो आप सब देख के बता सकते हो कि क्या आउटपुट निकलने वाला है। ठीक है, तो दोबारा से देख लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल इज 12 क्योंकि मैंने वेरिएबल 12 डाला था। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना डाल सकते हो कोई भी वेरिएबल, और मेरा वो आ जाएगा वेरिएबल इज 11। ठीक है, तो समझ चुके हो आप, मतलब बेसिकली इक्वेट कराता है ये और मेरे केस के हिसाब से अपना वो काम करता है। डिफरेंस क्या है इस तरह में, ये कोई ब्रांच नहीं बांटता। ठीक है, मतलब कोई है ही नहीं इसका कुछ ब्रांच बांटते इस तरह, कोई एल्स की तरह कोई कीवर्ड नहीं है, सारे एक ही ब्रांच पे है। ठीक है, मतलब वो उसको पहला भी अगर ट्रू मिल गया, 11 11 ट्रू हो गया, फिर भी वो 12 पे जाएगा, फिर भी वो 13 पर, हर एक केस पे चेक करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये फालतू में अपना मिली मतलब टाइम बढ़ा सकता है, हमारे सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ा सकता है, और ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि ये मतलब पहला होगा तो छोड़ दो। तो इसीलिए हम ब्रेक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेक स्टेटमेंट्स डालते हैं। तो बेसिकली हमारे केस 12 के अंदर वाले कोड का हिस्सा है। ठीक है, मतलब जब तक वो केस 12 के अंदर घुसेगा नहीं तब तक उसको ब्रेक दिख नहीं रहा। ठीक है, सबका ब्रेक मेरे इस कोड के साथ ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो सपोज वो 11 के अंदर घुस गया, उसने ये पढ़ दिया, प्रिंट करा दिया, फिर उसने ब्रेक पढ़ा। ब्रेक का काम यही होता है कि जो मेरा स्विच स्टेटमेंट है उससे बाहर निकला है। ठीक है, तो ब्रेक पढ़ा, साथ ही वो बाहर आ गया जो हम चाहते थे। ठीक है, तो ब्रांचेस नहीं बटी, बस ये है कि एक फंक्शन सा है जिसका काम ही होता है कि जो इसके ऊपर वाली स्विच स्टेटमेंट है उससे बाहर निकाल, तो अंदर अंदर ही तक घुसेगा। इसका ब्रेक तभी पड़ेगा जो वो केस 11 सही होगा, और तब उसने ब्रेक पड़ा, फिर वो बाहर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हर एक स्टेटमेंट के अंदर अपना ब्रेक ब्रेक डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कौन से वाले के अंदर वो हो जाए तो हर हर अगर आप मतलब हर एक के अंदर डाल देते हो आप, तो सबका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैंने ब्रेक नहीं डाला तो मतलब अगर 11 सही भी हो गया वो, तो इसके बाद ब्रेक नहीं करेगा, फिर वो 12 पे आएगा। ठीक है, मतलब अब मतलब जो सही होगा उसके अंदर ब्रेक नहीं डाला तो वो हर एक को चेक करेगा, क्योंकि अंदर उसको ब्रेक मिलने वाला था बाद में। ठीक है,
जैसे आप समझ सकते हो, मतलब एक तरीके का मतलब ब्रेक सॉर्ट ऑफ आपका स्पीड ब्रेकर के टाइप हो गया, मतलब वो स्मूथ से आ रहा है। अगर उसको ब्रेक लेकिन नहीं दिखा तो स्मूथ से आता रहेगा, हर एक पे चेक करता रहेगा, वरना ब्रेक दिख गया तो उठ के चला जाएगा बाहर। बट वही बात है, डिफरेंस इसका वही ऊपर वाले अपने साइड इफेक्ट्स के केस में कि इवन दो उसको कुछ काम नहीं करना, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ प्लस प्लस का इस्तेमाल कर दूँ तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इवन दो ऊपर से सही होगा लेकिन फिर वो एटलीस्ट वो इसका ये वाला कोड यहाँ तक तो पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने में अगर मैंने 12 की जगह कुछ स्टेटमेंट लिख दी तो उसको इवेल्युएट कर डालेंगे। ठीक है, तो हाँ, और डिफॉल्ट हमारा सिंपल एल्स की तरह होता है, अगर कोई भी केस नहीं काम किया तो डिफॉल्ट आप डाल सकते हो। ये भी ऑप्शनल होता है, डालने की मर्जी है आपकी। ठीक है, अगर कोई भी केस नहीं काम किया तो वो डिफॉल्ट को प्रिंट करा देगा। तो कर देते हैं अभी काम। 15 डाल देता हूँ मैं। ठीक है ना, वो 11 ना 12 दे रहा है तो वेरिएबल्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स आउट ऑफ रेंज। सो ये होता है बेसिकली स्विच हमारा। अच्छा, इसका इस्तेमाल एक अलग इक्वालिटी होती है बेसिकली, लेकिन आप थोड़ा क्रिएटिव होकर इस्तेमाल कर सकते हो। क्या, अगर मुझे सपोज अपनी कंडीशन के हिसाब से ट्रू वगैरह सेट करना है, मतलब सही कंडीशन के ऊपर, तो वेरिएबल को ट्रू वैल्यू दे देता हूँ, मैं अपनी कंडीशन रख देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। अब ये कंडीशन इवेलुएट हो गई, ये ट्रू पे इवेलुएट होगा, ट्रू टू इवेट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपको पता ही है सारे खाली वेरिएबल्स 12-13 जब इसको इवेलुएट करने की कोशिश करेगा तो 12-13 को भी ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली सारा कोड प्रिंट हो जाएगा ऊपर के तीनों वेरिएबल्स। ठीक है, बट मैंने ब्रेक डाला हुआ था तो उसने अंदर घुसा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने ब्रेक डाला हुआ था तो उससे पहला सही हुआ तो नीचे देखा ही नहीं उसने, लेकिन ब्रेक हटा दूंगा तो 12 वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो 12 को भी चेक करेगा और 12 की वैल्यू भी ट्रू के इक्वेट हो जाएगी। फॉल्स की वैल्यू सिर्फ 6-7 होती है पाएगा। इसका भी ब्रेक हटा देता हूँ तो 13 को भी वैल्यूएट कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है। इस तरह से आप थोड़ा इनोवेटिव होकर इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, इतना वरना ज़्यादा यूज होते नहीं स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, तो फाइनली हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स खत्म हो गई है। इफ एल्स के साथ अपना वो कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन बना लो तो आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग वेरिएबल डाल के। बट मैकेनिज्म और ब्रांचेस किस तरह से कटती हैं उनका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब आ जाते हैं लूप्स के ऊपर। तो लूप्स का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा और समझाऊंगा, उसके बाद वापस करेंगे। ठीक है, तो सारे लूप को उठा के नीचे ले आता हूँ। तो लूप क्या होता है बेसिकली, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में मैंने अपने ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर कोई कंडीशन लगाई थी और कोई कंडीशन को मतलब उसको एग्जीक्यूट कराना है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। लूप का मतलब होता है अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही कोड को अगर मुझे नंबर ऑफ टाइम्स बार बार उसको एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, तो उसमें काफ़ी मतलब इंडिपेंडेंस होती है, मतलब बेसिकली आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल कंडीशंस भी डाल सकते हो आप उसके अंदर। ठीक है, और मतलब बहुत कुछ काम करा सकते हो, अपने कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो एक लाइन के हिसाब से। मतलब ये बात नहीं है कि सेम ही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार, थोड़ा थोड़ा कोड हर बार से मॉडिफाई हो रहा है वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं, तो लूप्स का सिंटेक्स समझते हैं। मतलब सिंटेक्स नहीं, कैसे काम करता है। तो बताया मैंने कि आप मतलब एक लाइन ऑफ कोड है, मुझे उसको बार बार एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो बार बार एग्जीक्यूट तो क्या है कराना है, एक नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराना है, एक एन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो एक चीज होती है काउंटर करके जो बेसिकली हमारे लूप को चलाती है। काउंटर क्या होता है, बेसिकली एक काउंट करता है कि कितनी बार लूप चल चुका है। ठीक है, एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू यही स्टोर होती है कि कितनी बार लूप चल चुका है। तो इस काउंटर को हम मॉनिटर करते हैं, लूप को नहीं मॉनिटर करते, काउंटर को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, भाई अगर मुझे 10 चाहिए, जो जैसे ही काउंटर 10 पे पहुंचेगा मैं अपने लूप को रोक दूंगा। तो बेसिकली काउंटर को मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं 10 बार चाहता हूँ चलना, तो मैं क्या पता काउंटर को 0 से स्टार्ट कराऊँ और 10 की बात करूँ। ठीक है, तो एट द सेम टाइम मुझे नीचे बीच वाले वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तीन चीजों से मतलब होगा काउंटर के। क्या, पहली वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है उसकी, उससे मुझे मतलब है। राइट, वो अब वो वैल्यूज बढ़ कैसे रहा है, मतलब एक एक स्टेप करके बढ़ा रहा है, मतलब 1 2 3 करके चला रहा है, डबल डबल भी बढ़ सकता है, मतलब जो मॉडिफिकेशन है वो किस हिसाब से हो रही है। ठीक है,
सो जो इंक्रीमेंट है वो किस रेट पे हो रहा है वगैरह वगैरह, किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, और लास्ट वैल्यू। ठीक है, मुझे इससे मतलब है। कैसे? केसेस देख लो, 0 से 10। ठीक है, और एक एक करके बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो 0 देखेगा और फिर जब 10 पे आएगा तब देख लेगा, और उसको पता है कि इंक्रीमेंट एक एक करके हो रहा है, उसको बदल गया, मतलब 10 बार आ गया। यही सेम काम 0 से 10 करने पे भी सेम यही काम होगा जो 5 से 15 करने पे होगा। ठीक है, उसको ये मतलब नहीं है कहाँ से शुरू हुआ, उसका मतलब ये है कि डिफरेंस उसके अंदर कितना है। ठीक है, और यही काम 0 से 20 पे होगा अगर मेरा इंक्रीमेंट 2-2 का है। ठीक है, अगर मेरा इंक्रीमेंट 2-2 का हुआ तो 0 से 20 पे भी सेम यही काम होगा। ठीक है, तो ये 3 काम अब देखने होते हैं, हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं अपने काउंटर की, उसका इंक्रीमेंट बताते हैं किस तरह से हो रहा है, फिर लास्ट वैल्यू बोल देते हैं, अभी इस लास्ट वैल्यू पे रोक दिया उसको। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा लूप का सिंटैक्स। तो ये होता है हमारा लूप का सिंटैक्स। पर लूप्स भी कई तरीके होते हैं। फॉर लूप की बात करें सबसे पहले हम, फॉर ये आपका है वो कंडीशन, मतलब जो भी है उसका सबसे पहले डालते हो इनिशियलाइज करने की स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो काउंटर है वो उसको इनिशियलाइज करते हो। फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन का ध्यान रखना, कॉमन ये सेमीकोलन है। फिर आती है हमारी टेस्ट या कंडीशन, ये होता है लास्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, लास्ट वैल्यू की कंडीशन, मतलब इसमें आता है लास्ट वैल्यू का। तो फिर मेरा आता है अपडेट और इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन टेस्ट, मतलब लास्ट वैल्यू की कंडीशन जो भी टेस्ट है, और मेरा इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद मेरी लूप बॉडी जिसका अंदर सिंपल कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो होगा क्या, ठीक है, जो मतलब बार बार रिपीट होने वाला है, तो होगा क्या, आएगा मेरा इंटरप्रेटर 4 पे, उसको इनिशियलाइज मिलेगी, तो यहाँ पे मेरा जो मेरा काउंटर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइज होने के बाद वो चेक करेगा कि कंडीशन सही है कि नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर सपोज मैं चाहता हूँ, अगर मतलब उसको बोल रखा है कि 10 पे रुक जाना है और मैं शुरुआत 10 से कर रहा हूँ, तो वो मतलब एक बार एग्जीक्यूट होकर ही रुक जाएगा, या फिर एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हमने उसको बोल रखा है कि 10 पे रोक देना है। ठीक है, तो मतलब पहली वैल्यू को भी चेक करता है वो। ठीक है, तो ये चेक करेगा, तो सही मिला, फिर वो कोड को एग्जीक्यूट करा देगा। कोड को एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर अब वो अपडेट पे आएगा और फिर उसको वैल्यू बढ़ा देगा। फिर उसका इनिशियलाइज का, अब यहाँ पे इनिशियलाइज का काम खत्म। ठीक है, पहले वाले रन में अपडेट का काम नहीं होता, उसके बाद बाकी सारे रन में इनिशियलाइज का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो अपडेट हो गया, अब फिर इसको टेस्ट कराएगा, फिर लूप चलाएगा, फिर अपडेट, फिर टेस्ट, फिर लूप। ठीक है, जैसे ही अपडेट होते होते वो 10 तक पहुंच जाएगा, टेस्ट उसका फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल होते ही मतलब उसके अंदर घुसा ही नहीं, मेरा लूप खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आपको प्रैक्टिस करके आएगा, मतलब एग्जांपल दिखा के आएगा समझ में। तो चलो, अब एक और बार बोल देता हूँ, आप इनमें से किसी भी स्टेटमेंट को ओमिट कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेटमेंट आपको देनी है। तीनों मतलब छोड़ने पर तीनों को मतलब डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, फर्क पड़ता है लूप पे। बताता हूँ किस चीज को छोड़ने पर क्या पंगा पड़ता है। इनिशियलाइज की बात करूँ तो इनिशियलाइज को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इनिशियलाइज को नहीं छोड़ सकते, इनिशियलाइज को बस आप उठा के यहाँ से बाहर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे इसके अंदर नहीं देना है तो मैं हो सकता है बाहर यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली काउंटर क्या है, मेरा काउंटर एक वेरिएबल है, राइट, मुझे उस वेरिएबल को मॉनिटर करना है। जरूरी नहीं है कि वो काउंटर मतलब उस वेरिएबल स्पेसिफिक मेरे फॉर के लिए हो, मैं अपने प्रोग्राम का किसी और काउंटर को भी उठा सकता हूँ। ठीक है, किसी और वेरिएबल को भी उठा सकता हूँ और उसको एज ए काउंटर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई और वेरिएबल मुझे उठाना है तो उसकी इनिशियलाइजेशन तो हो सकता है पहले से ही हो रखी हो, जैसे मैंने यहाँ पे जीपी को पहले ही इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसकी इनिशियलाइज स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तो मतलब मैंने इसको ओमिट नहीं किया, उसको बाहर पड़ा हुआ है। अगर आप सोचो कि मैं इनिशियलाइजेशन नहीं दूँ, ठीक है, दूँ ही ना, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन उसको मिलेगी नहीं, तो आप टेस्ट कंडीशन में भी उसी वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने टेस्ट कंडीशन पे लिखी हुई है, अपडेट इंक्रीमेंट। मतलब एक तो होता है कि वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता हो, जो आप जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर रहे हो, तो पूरा मतलब एरर ही दे देगा। लेकिन वो एग्जिस्ट करता है बाहर कहीं, तो जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे उसकी वही, मतलब वही जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है वही उसकी इनिशियलाइज स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने अपने इस कोड के अंदर अपनी इनिशियलाइज स्टेटमेंट को ओमिट किया हुआ है, उसको बाहर लिखा हुआ है, लेट काउंटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर काउंटर को 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसी चीज को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर रखो आप अंदर रखो। बस ये याद रखना कि ओमिट तो कर दिया मैंने, ओमिट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं सेमीकोलन को हटा दूँ। ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता, इंटरप्रेटर को क्या पता कि कौन सी स्टेटमेंट किस लिए काम करती है, तो इसी चीज से जज करता है कि कौन सी स्टेटमेंट
सेमीकोलन के कहाँ पे है, ठीक है। तो पहले वाली को इनिशियलाइज मानते हैं सेमीकोलन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे हटाना है तो हटा दो, बट सेमीकोलन इसका वहीं पे रहेगा, ठीक है। इसका सेमीकोलन वैसे का वैसा वहाँ पे है, भाई इसको पता चल गया भाई यहाँ भी एम्प्टी इनिशियलाइजेशन करा है उसने, ठीक है। फिर वो इनिशियलाइजेशन खत्म हो गई और फिर वो ये मेरी अपनी टेस्ट कंडीशन आ गई, इसको मैं इंक्रीमेंट वगैरह, ठीक है। तो लेट काउंटर 1, ठीक है। अब टेस्ट कंडीशन में मतलब जहाँ पे मुझे काउंटर को रोकना है, तो मैं कंडीशन डाल दी काउंटर लेस देन 10, कि काउंटर हमेशा 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हर बार जब भी काउंटर अपडेट होगा वो यहाँ पे उसको रखेगा 2 लेस देन 10 चाहिए, 3 लेस देन 10 चाहिए, जैसे 10 हो जाएगा 10 लेस देन 4, मतलब 10 लेस देन 10 फोल्स, और मेरा वो रुक जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट कंडीशन तो देखते ही समझ में आती है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की कंडीशन होती है बेसिकली, ठीक है। लास्ट बचता है अपडेट, ठीक है। तो मुझे काउंटर को अपडेट करना है, ठीक है। तो काउंटर मोस्ट कॉमन जो उसको अपडेट करने का तरीका यही होता है, प्लस प्लस काउंटर, ठीक है। प्लस प्लस काउंटर सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो एक उससे उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब सिंपल इसको कर देता हूँ मैं, और फिर प्रिंट करा कर देख लेते हैं थोड़ा उसकी, इसको उठा के भी अंदर कर लेते हैं, बेसिक उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी होगी इनिशियलाइजेशन, फिर मेरा टेस्ट, फिर 10 से पहले रोकना है, और ये मेरा प्लस प्लस काउंटर जो मैं इंक्रीमेंट करता है बनवर्स के साथ, ठीक है। उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग काउंटर काउंटर को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जाएगा 1 से और 9 पे रुक जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 9 प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। 1 से आया और 9 पे रुक गया, ठीक है। तो सिंपल है। तो काउंटर आपका वो है, अपनी मर्जी से आप उसको दे सकते हो, जैसे अभी फिलहाल 10 दिया हुआ है मैंने, राइट। इसको मैं अगर मैं 100 कर दूं तो 99 तक चला जाएगा, 99 जाकर रुकेगा, ठीक है। 99 तक चला गया। फिर तो आपकी मर्जी है आपको कितनी बार अपने उसको रन कराना है। हाँ, अब समझिए कि अगर मैंने कंडीशन टेस्ट वाली नहीं दी तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, वो कभी रुकेगा ही नहीं। अगर मैंने टेस्ट कंडीशन खाली छोड़ दी, ठीक है, हम भी छोड़ दिया, तो अगर मैंने इसको हटा दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, बाहर भी कहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, अब मैंने मतलब उसके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आएगा वो काउंटर बनना है, ठीक है। चेक करेगा, स्टेटमेंट नहीं है क्या है, चेक करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा, फिर प्लस प्लस कर देगा, फिर आएगा इस पे, तो चेक करने को है ही नहीं, फिर एग्जीक्यूट करा देगा, फिर आएगा एग्जीक्यूट कराता रहेगा, करता रहेगा, भाई उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट लूप, ठीक है। अगर आपने रोकने के लिए स्टॉपर लगाया है नहीं तो चलता रहेगा, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। जो कि वो डेंजरस चीज हो सकती है, तो प्रोग्राम को क्रैश करा सकती है, ठीक है। तो मैं रोकता ना इसको तो चलता रहता, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखना मत भूलना, मतलब कुछ लोगों को मतलब कई बार इन्फिनाइट लूप का इस्तेमाल भी हो जाता है कई बार वीडियोस वगैरह में, ठीक है। जैसे काउंटर, तो काउंटर को छोड़ूंगा तो ये मतलब टेस्ट को छोड़ूंगा तो ये डिफरेंस होगा, इनिशियलाइज को छोड़ नहीं सकते, बाहर रख सकते हैं, राइट। तो छोड़ कर वही बताया था, तो बाकी कंडीशंस में ही उसी सेम आर्ग्यूमेंट जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब बेसिकली अगर आपने इसको छोड़ दिया तो बाकी भी छोड़ना पड़ेगा, वरना आप बाकी नहीं छोड़ रहे मतलब आपने उसके अंदर किसी वेरिएबल का इस्तेमाल किया होगा। जो वेरिएबल है, वेरिएबल कहाँ से आया, वेरिएबल ऊपर से आया होगा या यहाँ पे आया होगा, यहाँ नहीं है तो ऊपर होगा, ठीक है। ऊपर है तो जहाँ पे भी है वो उसका इनिशियलाइजेशन हो गया, और अगर ऊपर भी नहीं है तो वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब तो आपका कोड ही खराब है, ठीक है। तो इसका तो तुक्के नहीं बनता, बच्चा ये
अपडेट का। तो अगर मैं अपडेट नहीं करता हूँ तो क्या होगा, तो भी सोच लो भाई। 1 के बाद वो अपडेट नहीं होगा तो 10 तक पहुंचेगा कैसे? 10 तक पहुंचेगा नहीं तो बार बार एक से ही काम चला रहा है तो वो बार बार एक ही प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो अभी एक प्रिंट होता रह रहा है। ठीक है, तो ये भी इन्फिनाइट लूप बन गया। बट एक वो होता है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट? मतलब पहले कोड तक उसको अपडेट नहीं पढ़ना होता है। और पहला कोड मतलब आपकी इनिशियलाइजेशन पे के बेसिस पे होता है। आप एक काम कर सकते हो कि आप अपडेट स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के कहीं और लिख सकते हो। बेसिकली मुझे काउंटर को अपडेट कराना है ना, अगर मैं उसको यहाँ लिख दूँ तो भी तो सेम बात बनेगी, राइट? मैंने कोड के अंदर इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है, राइट? तो उसने करा, आया वो यहाँ पे उठा के, उसने देखा 1 है, ठीक है, सही है, अंदर गया, एग्जीक्यूट करा, 2 हो गया वो। यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट नहीं मिली लेकिन वो 2 तो पहले ही है, 2 पहले ही है, फिर उसने 1 किया, फिर 3 हो गया। अपडेट स्टेटमेंट नहीं मिली लेकिन 3 तो पहले ही हो गया उसका, तो उसने फिर करा दिया। ऐसे तो 10 पे पहुंचेगा, 10 के बाद अपडेट तो हुआ नहीं लेकिन 10 पहले ही हो गया, तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपडेट ऊपर से उठा के आप अंदर कर सकते हो उसका अपने कोड के अंदर। ठीक है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद कि जैसे पिछले वाले केस में 10 नहीं प्रिंट हो रहा था, पिछले वाले केस में 9 तक रुक रहा था, इस बार क्या हो रहा है, 10 तक प्रिंट हो रहा है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग के अंदर जैसे ही घुसेगा वो पहले उसको अपडेट करेगा फिर उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये तो मतलब आपके कोड का फर्क पड़ गया कैसा है। ठीक है, तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर सकते हो, तो पहले काम करे उसके बाद अपडेट कराए तो आपको पुराना वाला काम हो जाएगा। तो यह था बेसिक वो नॉलेज। कल हम बाकी लूप्स को कवर कर लेंगे और इसके और केसेस देख लेंगे। ठीक है, वरना आप समझ ही चुके हैं। इन्फिनाइट लूप के बारे में बता दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट आप मतलब इसके अंदर आप डाल सकते हो, राइट? साइड इफेक्ट इसमें यूज होते हैं, मतलब प्लस प्लस काउंटर में मतलब उसको पढ़ना है वो कहीं भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैकेनिज्म का ध्यान रखना कि कौन सी स्टेटमेंट वो कब पढ़ता है, राइट? ठीक है, चलिए फिर अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।